आज की हमारी ये गहरी पड़ताल हमें इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। सोचिए, साल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज जिसमें सैकड़ों हाथी हैं, और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आए एक शासक जिसकी सेना बहुत बहुत छोटी है। कागज पर देखें तो ये एक तरफा लड़ाई लगनी चाहिए, लेकिन इस एक लड़ाई ने मुगल सल्तनत की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक चली। तो आज हम जानेंगे उस शख्स के बारे में जिसने ये सब शुरू किया, बाबर। हमारे पास जो जानकारी है वो उसके शुरुआती जीवन, उसकी लड़ाइयों और उसकी विरासत पर रोशनी डालती है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महत्वाकांक्षा, स्ट्रैटेजी और कह सकते हैं किस्मत, तीनों का बड़ा हाथ है। और ये समझने के लिए कि बाबर ने पानीपत में ऐसा क्या किया, हमें पहले ये समझना होगा कि वो कौन था, कहाँ से आया था। एग्जैक्टली। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये बाबर था कौन। इसका असली नाम तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है इसका वंश। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उस दौर में आपका वंश ही आपकी पहचान और ताकत का सबसे बड़ा सबूत होता था। सही बात है। बाबर अपनी रगों में दो महान और सच कहें तो दुनिया के सबसे खूंखार विजेताओं का खून लेकर चलता था। पिता की तरफ से वो तैमूर लंग का 5वां वंशज था, जिसने दिल्ली को लूटा था। हाँ, वही। और माँ की तरफ से वो चंगेज खान के वंश से था। मतलब एक तरफ तैमूर, दूसरी तरफ चंगेज खान। ये तो विरासत में ही दुनिया जीतने का एक तरह का प्रेशर लेकर पैदा होने जैसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक परिवार का नाम नहीं था, ये अपने आप में एक ब्रांड था, एक ऐसा दावा जिस पर सैनिक और सरदार यकीन करने को तैयार थे। और शायद इसीलिए वो सिर्फ 12 साल की उम्र में 1494 में फरगाना का शासक बन गया था। हाँ, फरगाना, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। लेकिन उसकी शुरुआत किसी कहानी जैसी नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। हाँ, सोर्स के मुताबिक उसका शुरुआती सफर तो काफी मुश्किलों भरा था। उसे अपनी ही गद्दी गंवानी पड़ी। एक बार नहीं, कई बार। उसके दुश्मन थे उज़्बेक, जो एक दूसरा मंगोल समूह था। उन्होंने उसे समरकंद और फरगाना दोनों जगहों से खदेड़ दिया। तो वो एक राजा था जिसके पास राज्य नहीं था। हाँ, वो सालों तक बिना किसी राज्य के एक भगोड़े राजकुमार की तरह भटकता रहा, और शायद ये उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। हार ने उसे वो सिखाया जो शायद जीत कभी नहीं सिखा पाती। उसने उसे एक योद्धा से एक बहुत ही चतुर और धैर्यवान स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। और फिर उसने अपना रुख मोड़ा। मध्य एशिया में सब कुछ हारने के बाद उसने दक्षिण की तरफ देखा। सही पकड़ा। उसने अपनी नजर काबुल पर टिकाई, जिसे उसने 1504 में जीत लिया। ये उसकी जिंदगी का एक बड़ा निर्णायक मोड़ था। बहुत बड़ा। काबुल ने उसे वो दिया जो उसके पास सालों से नहीं था, एक स्थिर अड्डा, एक मजबूत ठिकाना। यहीं से उसने हिंदुस्तान की दौलत और ताकत के बारे में सुना और अपनी प्लानिंग शुरू की। काबुल उसका स्प्रिंग बोर्ड बना। और फिर आता है वो ऐतिहासिक साल 1526 और पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। पर वही बड़ा सवाल, एक छोटी सेना के साथ उसने ये किया कैसे? लोधी की सेना तो कई गुना बड़ी थी। हाँ। यहाँ हमें टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का वो मेल देखने को मिलता है जिसने इतिहास की धारा बदल दी। पहली और सबसे बड़ी वजह थी बारूद। बारूद? हाँ, सोर्स में साफ लिखा है कि बाबर ने अपनी लड़ाइयों में पहली बार बड़े पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल किया। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये एक नई और विनाशकारी चीज थी। लोधी की सेना ने इससे पहले तोपों का सामना ही नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, कम से कम इस स्केल पर तो नहीं। सोचिए उस मंजर को। लोधी की सेना हाथियों पर बहुत भरोसा करती थी, जो उस समय के टैंक माने जाते थे। लेकिन जब बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू की और कान फाड़ देने वाले धमाके हुए, तो वही हाथी घबरा गए। वो बिदक कर अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। ओह, तो जो ताकत थी वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एग्जैक्टली। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा हो गया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की हिम्मत तोड़ दो। पर सिर्फ तोपें तो काफी नहीं रही होंगी। सोर्स में एक तस्वीर है जिसमें तुलुगमा फॉर्मेशन नाम की एक मिलिट्री स्ट्रेटजी का जिक्र है। ये क्या थी? तुलुगमा बाबर का छुपा हुआ हथियार था। ये एक बहुत ही चालाक घेराबंदी की रणनीति थी जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। अच्छा, अपने दुश्मनों से? हाँ, इसमें सेना को कई हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक हिस्सा बीच में और 2 हिस्से किनारों पर, जिन्हें दायां और बायां बाजू कहा जाता था। एक मिनट, तो पूरी सेना एक साथ हमला नहीं करती थी? नहीं, यही तो। अच्छा। यही तो इसकी खासियत थी।
बीच की टुकड़ी दुश्मन को सामने से लड़ाई में उलझाए रखती थी। लोधी की सेना को लगता कि असली लड़ाई यहीं हो रही है। लेकिन इसी बीच सबसे तेज घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियां तेजी से किनारों से घूमकर दुश्मन की फौज के पीछे पहुंच जाती थीं। तो दुश्मन को लगता था कि लड़ाई सामने से हो रही है और अचानक उस पर पीछे और साइड से तीरों की बारिश होने लगती थी। ये तो एक जाल जैसा है। बिल्कुल, एक तरह का ट्रैप। इससे पहले कि लोधी की सेना कुछ समझ पाती, वो 3 तरफ से घिर चुकी होती थी। सामने तोपें। हाँ, सामने बाबर की तोपें और बंदूकें, और किनारों और पीछे से तीरंदाजों का हमला। इस रणनीति ने लोधी की विशाल सेना में भगदड़ मचा दी। ये सैन्य रणनीति का एक बेहतरीन नमूना था। तो तोपों और तुलगमा की रणनीति से उसने दिल्ली तो जीत ली, लेकिन दिल्ली जीतना और पूरे हिंदुस्तान पर राज करना, ये तो अलग अलग बातें हैं। है ना? बिल्कुल, उसे पता था कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। दिल्ली उस समय कई ताकतवर राज्यों से घिरा हुआ था। और बाबर ये जानता था कि अगर उसे यहाँ टिकना है तो उसे हर उस ताकत को हराना होगा जो उसे चुनौती दे सकती है। हाँ, पानीपत तो बस पहला अध्याय था। और सोर्स में इसकी पूरी लिस्ट है। 1527 में खानवा की लड़ाई, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा। ये तो एक लिस्ट जैसी लगती है। ये लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक सोची समझी, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रणनीति थी। सोचिए, पानीपत में उसने दिल्ली की मौजूदा सत्ता को हराया, लेकिन असली चुनौती, वो तो राजपूत थे। हाँ, असली चुनौती तो मेवाड़ के राणा सांगा का राजपूत संघ था, जो उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी और सबसे इज्जतदार सैन्य शक्ति थी। कहा जाता है कि खानवा की लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल थी। तो खानवा में राणा सांगा को हराकर उसने अपने सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया। बिल्कुल, उसने राजपूतों की उस ताकत को तोड़ा जो मुगलों को बाहर फेंक सकती थी। उसके बाद उसने 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय को हराया, जो मालवा में एक अहम राजपूत सरदार थे। और आखिर में बचे अफगान। हाँ, 1529 में घाघरा की लड़ाई में उसने बचे खुचे अफगान सरदारों को हराया, जो महमूद लोदी के नेतृत्व में फिर से इकट्ठा हो रहे थे। तो ये एक पैटर्न है, पहले दिल्ली सल्तनत, फिर सबसे मजबूत राजपूत गठबंधन और फिर बचे हुए अफगान। उसने एक एक करके हर दावेदार को रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये अपने नए साम्राज्य की नींव से हर कांटे को निकालने जैसा था। इससे ये साफ पता चलता है कि बाबर सिर्फ एक हमलावर नहीं था जो लूट कर चला जाता, वो यहीं रुककर शासन करने आया था। सही बात है। ये बताता है कि बाबर सिर्फ एक किस्मत वाला योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजिस्ट था। लेकिन उसकी शख्सियत का एक और पहलू है जो इन जंग के मैदानों से बिल्कुल अलग है। और वो पहलू उसे इतिहास के दूसरे विजेताओं से अलग करता है। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा और कला प्रेमी इंसान भी था। इसका सबसे बड़ा सबूत है उसकी आत्मकथा, तुजू के बाबूरी। जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी भाषा। उसने इसे अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा, न कि फारसी में, जो उस वक्त दरबार की भाषा हुआ करती थी। अच्छा। ये इसे एक बहुत ही निजी और सच्चा दस्तावेज बनाती है। इसमें वो सिर्फ अपनी जीतों के बारे में नहीं लिखता, बल्कि अपनी हार, अपनी गलतियों, अपनी भावनाओं के बारे में भी खुलकर बात करता है। मैंने सुना है कि इसमें उसने हिंदुस्तान के मौसम, यहाँ के जानवरों, फलों और लोगों के बारे में भी बहुत विस्तार से लिखा है। हाँ, ये एक बादशाह की डायरी कम और एक नेचुरलिस्ट का जर्नल ज्यादा लगता है। वो हिंदुस्तान की गर्मी और धूल की शिकायत करता है, लेकिन आम और केले जैसे फलों की तारीफ भी करता है। मतलब ये हमें एक बादशाह के मन की सीधी झलक देती है। सीधी झलक। बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया और इसे बाबरनामा नाम दिया, जो बहुत मशहूर हुआ। और सोर्स ये भी बताता है कि मैडम बेवरिज ने इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। तो मतलब ये किताब काफी महत्वपूर्ण मानी गई। बहुत ज्यादा। लड़ाइयों और लिखने के अलावा उसने कुछ निर्माण भी करवाए। हमारे सोर्सेज में 2 तस्वीरें हैं, एक पानीपत में काबुली बाग मस्जिद की और दूसरी आगरा में आराम बाग की। देखिए, ये निर्माण सिर्फ इमारतें नहीं थे, ये उसकी जीत और नई सल्तनत की मोहर थे। ये एक तरह के बयान थे। बयान? हाँ, पानीपत के मैदान में मस्जिद बनवाना, ये ऐलान करने जैसा था कि अब यहाँ हमारा राज है। ये जीत का एक प्रतीक था, ठीक उसी जगह पर जहाँ सल्तनत की नींव रखी गई थी। और आराम बाग, वो तो एक बाग है, इसका क्या महत्व है? आराम बाग, जिसे अब रामबाग भी कहते हैं, शायद मुगलों द्वारा भारत में स्थापित सबसे शुरुआती फॉर्मल गार्डन्स में से एक था। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था। मध्य एशिया की तपती और सूखी जमीन से आने वालों के लिए एक योजना से बना पानी से लबालब बाग धरती पर जन्नत का प्रतीक था। और यहीं से चारबाग स्टाइल की शुरुआत हुई है ना? बिल्कुल।
चार बाग स्टाइल, जिसमें बाग को ज्यामिति तरीके से 4 हिस्सों में बांटा जाता है, वो व्यवस्था और प्रकृति पर इंसान के नियंत्रण का सिंबल था। तो ये बाग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे? नहीं, ये सत्ता, शांति और समृद्धि का प्रदर्शन थे। तो एक तरह से बाबर ये कह रहा था, मैं यहाँ सिर्फ तबाही मचाने नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, सुंदर और सभ्य सल्तनत बनाने आया हूँ। तो एक तरफ लड़ाइयों से जमीन पर कब्जा और दूसरी तरफ मस्जिदों और बागों से उस जमीन पर अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ना। बिल्कुल, ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन मेल है। वो जमीन जीत रहा था और साथ ही उसे अपनी पसंद के मुताबिक शक्ल भी दे रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत की नींव रखने के सिर्फ 4 साल बाद 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसका शासन बहुत छोटा रहा। हाँ, और यहीं उसकी कहानी का एक और भावनात्मक पहलू सामने आता है, जो उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या? सोर्स बताता है कि उसे पहले आगरा के उसी आराम बाग में दफनाया गया था जिसे उसने खुद बनवाया था। लेकिन उसका मकबरा तो काबुल में है। सही कहा। कुछ सालों बाद उसके अवशेषों को आगरा से निकालकर काबुल ले जाया गया और वहां दफनाया गया। ऐसा क्यों? इस बात पर जरा सोचिए। जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी और ताकत हिंदुस्तान को जीतने में लगा दी, वो मरने के बाद वापस उसी जमीन पर जाना चाहता था जहां से उसने अपने सफर की दूसरी पारी शुरू की थी। ये तो काफी अजीब है। वो हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन उसका दिल काबुल में ही रह गया। ऐसा ही लगता है। शायद ये उसकी दिली ख्वाहिश थी। शायद हिंदुस्तान उसके लिए एक सल्तनत थी, एक जीत थी। लेकिन काबुल उसका घर था। वो शहर जिसने उसे एक भगोड़े राजकुमार से एक बादशाह बनने का रास्ता दिखाया था। ये उसकी कहानी को एक बहुत ही मानवीय मोड़ देता है। बिल्कुल। तो बाबर की कहानी एक ऐसे शासक की है जो अपनी जमीन से उखड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसने सिर्फ 4 साल हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन उन 4 सालों ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। उसने एक ऐसे राजवंश की शुरुआत की जिसने भारत को ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें दी और जिसने भारतीय संस्कृति, कला और खान-पान पर एक गहरा असर डाला। साथ ही उसने बारूद और नई सैन्य रणनीतियों को इस तरह इस्तेमाल किया जिसने आने वाले समय में जंग का तरीका ही बदल दिया। हाँ, तो बाबर एक विजेता भी था, एक रणनीतिकार भी और एक कला प्रेमी भी। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। बाबर ने भारत में सिर्फ 4 साल शासन किया, लेकिन उसके कार्यों ने अगले 300 वर्षों के लिए इस उपमहाद्वीप के इतिहास को प्रभावित किया। सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रहता, तो मुगल साम्राज्य का शुरुआती स्वरूप कैसा होता? क्या वो एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बना पाता जो उसके बेटे हुमायूं को दर-दर भटकने से बचा लेता? या अगर वो पानीपत की पहली लड़ाई हार जाता, तो आज का इतिहास कैसा होता? हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इतिहास में नहीं, कल्पना में हैं।